संगठन एवं केएमटीवी की टीम बोदवड पहुंचते ही बोदवड के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद जी दैवले सर एवं केएमटीवी की टीम का स्वागत सत्कार करते हुए डॉक्टर मिलिंद जी दैवले सर इनके हाथों संगठन एवं केएमटीवी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। प्रायोजक फ्रेंड्स बायोटेक, किसानों का विश्वास। खेती उपयोगी सभी प्रकार के ऑर्गेनिक औषधि एवं खतों के लिए आज ही संपर्क करें फ्रेंड्स बायोटेक। दिल से निकली बात को शायरी से बयां करता हूँ, दिल से निकली बात को शायरी से बयां करता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा सर, हर चेहरे पर फूल खिलते हैं आपके आने से, अंतर मन में दीप जले हैं आपके आने से। दीर्घ प्रतीक्षा थी जिस क्षण की, वो क्षण आया है। स्वर्ग हमारे पांव तले आया है आपके आने से, आपके आने से। तर या आपल्या संकलन तर मी एवढंच म्हणेन, विचार समतेचा चेतवणी वसा निर्मिला सेवेचा, विचार समतेचा चेतवणी वसा निर्मिला सेवेचा, आचरणाला ओढण या कृतीचे आणि सतशील भाव समर्पणाचा, आणि सतशील भाव समर्पणाचा अशा आमच्या आदरणीय वाट पाहत होतो। ते श्री दैवले सरजी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, ते प्रमुख अतिथीच्या रूपामध्ये। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्या संघटनेचे पदाधिकारी आलेले आहेत, त्यांचाही परिचय या ठिकाणी करून देणार आहे। तत्पूर्वी मी आपल्या या कार्यक्रमाची सुरुवात छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेचं पूजन करून आणि आज 26 जून म्हणजेच आरक्षणाचे जनक आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपतींचा कृपाशीर्वाद असाच आपल्या वरती सदैव राहो। यानंतर राजश्री शाहू महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन माल्यार्पण करून या ठिकाणी आपले आदरणीय अध्यक्ष पूजन करत आहेत। आता आपण ही वाट चालणार आहोत। आजपर्यंत आपण जे कार्य केलं ते मानवाधिकाराचंच होतं, पण त्याला कुठलंही एक विशेष नाम नव्हतं, एक नाव नव्हतं, ओळख नव्हती। आता ती एक ओळख मिळाली, एक नाव मिळालं, आणि या नाव मिळण्याच्या बरोबरच आपल्यावरच्या जबाबदाऱ्या सुद्धा वाढतात। आणि म्हणून
खऱ्या अर्थाने इथं इंग्रजीमधलं पुन्हा एक सुभाषित सांगावं लागतंय का पाश्चात्य विद्वान माणसानं म्हटलेलं आहे की दी बॅलन्स माइंड इज नेसेसरी टू बॅलन्स द माइंड्स ऑफ अनबॅलन्स पर्सन्स. ओके. The balanced mind is necessary to balance the minds of unbalanced persons. That means असंतुलित लोकांना संतुलित करण्यासाठी संतुलित विचाराची व्यक्ती आवश्यक असते आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष त्या निमित्तानं त्या पदाशी अगदी संलग्न बसतात, त्यांच्याबरोबर सचिव तसेच बसतात तिथं अगदी. आणि याचबरोबर आपली सारी मंडळी जी या कार्यक्रमाची आपण यात जुळलेलो आहोत, यात सहभागी झालेलो आहोत, संलग्न. आणि ऊर्जाची बघून दोन शब्द बोलावंसे वाटतात सरांच्या बद्दल आणि दैवले सर दोघांच्या बद्दल. आज भी है पकड़े ये उम्मीद की डोरी, आज भी है पकड़े ये उम्मीद की डोरी, डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. जिसने सीखा इनसे लाइफ में कभी भी ना रुकना, जिसने सीखा इनसे लाइफ में कभी भी ना झुकना, आज भी अगर हम ये अमल करेंगे तो लाइफ में मिलेगा भैया अपने को भी दुगना. सर उज्जैनकर सर, बुलढाण्यावरून आलेले पदाधिकारी, जळगाववरून आलेले चौधरी, राठोड साहेब पुण्यावरून आलेले, बोधवडचे सर्व पदाधिकारी आणि ज्यांच्या मार्फत हे व्हिडिओ शूटिंग होते असे प्रेस कॉन्फरन्सचे सर्व पदाधिकारी. दैवले त्याग आहे तो तिथे दिसला पाहिजे आणि कुठेतरी कमिटीज आले पाहिजे. ते जसं तंटामुक्ती असतं तसे काही लवादे असतात, ते मिटवण्याचं काम सुद्धा हे करू शकतात. म्हणजे अशा प्रकारे केंद्रीय मानव अधिकार, मानवाची अशा प्रकारे माणुसकीची झालर असते ती आपल्या अधिकाराच्या माध्यमातून, या संघटनेच्या माध्यमातून. वकील साहेबांनी सांगितलं की कसं काम करायचं आपल्याला, आपण स्वच्छ किती असलो पाहिजे आणि कशा प्रकारे माणसाला माणुसकी दिसली पाहिजे. म्हणजे आपल्या राजश्री शाहू महाराजांना स्वर्गामध्ये आनंद वाटत असेल, असंच असतील ते की माझ्या या जयंतीच्या दिवशी बोधवड या नगरीमध्ये या शाखेचं उद्घाटन झालेलं आहे. हीच आमच्या दृष्टीने एक मोठेपणाची जमेची. खासदार मुक्ताईनगरचे आहेत, ते बुलढाणा जिल्ह्याशी जोडलेले आहे आणि बुलढाणा जिल्हा इथून फक्त 10 किलोमीटर वरती. हो, माझ्या जन्माच्या आधी 1952 ला मनूरचे खासदार हे बुलढाण्याचे खासदार होते. यादव शिवराम मान्य करतो आणि संपतो. छत्रपति शाहू महाराज इनका आज जयंती है. आज DGIPR की तरफ से हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र में भी शाहू महाराज की जयंती का विज्ञापन है सरकार की तरफ से. कल ही DI ऑफिस से हमको मैसेज आया था. तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हमने भूलना नहीं चाहिए. और जितने भी महान लोग थे जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, इस देश को जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए, शोषित पीड़ित वंचित और दबे कुचले वर्गों को न्याय दिलाने के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे सभी महानुभावों का सभी सरकारी कार्यालय के अंदर उनका स्मरण होना जरूरी है. पहले तो ऐसा था कि हर कार्यालय के अंदर में हर जयंती, हर पुण्यतिथियां मनाई जाती थी, मगर वो काल अभी लुप्त होते जा रहा है, ऐसा सामने में आ रहा है. मगर जिनके भी मन के अंदर श्रद्धा स्थान है, जो जिनको मानते हैं, वो उनका गर्दन भी कट जाए या उनके शरीर के 2 टुकड़े भी हो जाए तो उनको हमेशा पूछते हैं. ऐसे क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि खोज कर निकाली. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे, शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानते थे, और शाहू महाराज जी के वजह से ही आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूं. दोस्तों, इस देश के अंदर में वर्णवादी व्यवस्था, उच्च नीच, जात पात, छोटा आदमी बड़ा आदमी, ये सब चीज देखी जाती है. और ये सब करते हुए किसी ना किसी का राइट्स जो है वो दब जाता है, किसी के मानव अधिकारों का हनन होता है. जब हम लोग बचपन में झुकी बस्ती में
खेलते थे। बचपन में जब हम लोग कई शादियों में जाते थे तो नाई हमारे बाल नहीं काटता था। कुछ साल पहले की बात है, एडवोकेट साहब को मालूम होगी ये बात, जो उनके साथ वो हादसा हुआ होगा। मेरे साथ तो कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। दलित बस्ती से आया हुआ है, मांग बस्ती से आया हुआ है। हमारे बस्ती में अगर जाते थे तो हमारे आंगन के अंदर में चमड़े सुखाए जाते थे, तो वास्तविक समझ में आता था कि ये दलित बस्ती है, ये चमार बस्ती है, ये बस्ती है, वो बस्ती है। तो बचपन का भी हमने वो काल देखा। जब थोड़ी थोड़ी समझ आई, जब हमको लगा कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ जी रहे हैं, वहाँ इंसान संघर्ष कर रहा है। सुबह उठने वाला मजदूर अपने काम पे जा रहा है, काम से वापस घर आता है तो उसके घर में रात को बजने वाला जो शोर, बर्तनों का शोर, मारने का शोर, गाली गलौचों का शोर अभी भी कान में तर आवाज करता है। तभी से ऐसा लगा कि नहीं, कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जीने के लिए तो सब लोग आते हैं, खाते पीते और मर जाते हैं। हमें भी ऐसा कुछ करना है कि जिसके बाद हम मरने के बाद भी हमारे कुछ विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम हम करें। ऐसी आशा के साथ हमने एक संगठन खोलने का निर्माण किया, वो बचपन में ही, मगर वो संगठन नामधारी था, बस ऐसा ही था। कुछ भूखे लोग हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ देना है, तो 10 मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करना, किसी के घर पे अगर रात का बचा हुआ खाना बचा हुआ है तो वो जमा करना। तो ये सब करके जो राहगीर है, मेरे घर के पास में उस समय रेलवे स्टेशन था और स्टेशन पे बहुत दूर से लोग, मजदूर लोग आते थे और रात को बेचारे ठंड में सिकुड़ के सोते थे। तो हम लोग रात को जाना, उन लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेके जाना, लकड़ियां तोड़ के लाना, घर से बेसन लेके जाना, थोड़ा बेसन चावल उन लोगों के लिए, उनको बोलना कि आप ये पकाओ, ये हमारे पास सामग्री है, आप बना। हमें तो आता नहीं था बनाना, मगर हमने उनके साथ सीखा कि भाई बेसन कैसे बनाते हैं और चावल कैसा पकाते हैं। जो इंसान बेसन और चावल पका सकता है वो इंसान किसी को जीवन में भूखा नहीं रह सकता। ये हमने हमारे कुछ लोगों से सीखा, हमारे बूढ़े बुजुर्गों से सीखा। जब भी मेरे पिताजी डॉक्टर थे, फाइलेरिया में वर्कर थे और उस समय के आरएमपी डॉक्टर थे, जो अभी कुछ लोग उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते, उस समय का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। तो ईटा भट्टी के अंदर में जो लोग मजदूर काम करते थे, वो मजदूर लोगों को इंजेक्शन देना, गोलियां देना, ये मेरे पिताजी का काम था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी पे थे। तो जिनको बड़ा फाइलेरिया होता था, भट्टी पाए होता था बड़ा, तो वो लोग कई दूर से मेरे घर आते थे, हमारे घर आते थे। मेरे पिताजी बोलते थे कि वो उस समय की निडल बहुत ये रहती थी, मोटी रहती थी और कांच के सिरिंज देते थे। तो पिताजी हमको देते थे कि जाओ इसको गर्म करके लाओ। तो जाके, उस समय तो कहाँ गैस थी, हमारे पास चूल्हा था और झोपड़पट्टी में हमारा रहना हुआ। झोपड़पट्टी ऐसी थी एकदम झुग्गी टाइप की, कब हवा आ जाए और झोपड़ा चला जाए कोई गारंटी नहीं थी। घर में बराबरी के सभी लोग थे, तो हम लोग जाके पानी गर्म करते थे और निडल जाके पिताजी को देते थे और किसी ना किसी को इंजेक्शन लगाते थे। तो जो लोग घर में आते थे तो पैसा हमारे पिताजी किसी से लेते नहीं थे। तो कोई तुअर की दाल लेके आता था, कोई चावल लेके आता था। कुछ 4-4 दिन तक हमारे घर में लोग रहते थे। तो हमारे घर में भी ऐसा हमको संस्कार मिला। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। जब होश आया, हम जब लोगों तक पहुंचने लगे, पिताजी के साथ कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रोग्राम में जाने लगे। जैसा आज हमारे वरिष्ठ उज्जैन सर कई प्रोग्राम में जाते, उनके साथ कोई ना कोई आदमी आ जाता है, वैसा हम हमारे पिताजी के साथ कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाते थे। उस समय हमने देखा कि हमारे पिताजी हमको साइकिल में बिठा के ले जाते थे, उनके सामने में डंडा रहता था, डंडे पे बैठ के जाते थे हम। पैर में चप्पल नहीं रहती थी, पैंट भी फटे रहते था, वो चीज देखी नहीं जाती थी। मगर आज भी वो झंडू के फूल की सुगंध नाक में बह रही है। उस समय ये हाथ पूरे कुचले रहते थे, छोटे छोटे झंडू के फूल रहते थे और वो वही छोटा सा गुलदस्ता होता था और छोटे मोटे प्रोग्राम उस समय भी हो जाते थे। आज तो तंत्र बहुत बड़ा हो चुका है, मगर उस समय में जब हमें ऐसी स्थितियां सामने आई, हमारे पिताजी ने भी हमें बताया, मेरे को बार बार बोलते थे कि तू इलेक्शन जो खड़ा रहे, तो नगर सेवक बन जा, इस बस्ती का विकास कर ले। तो मेरे पिताजी को मैं बोलता था कि मुझे नगर सेवक तो बनना नहीं है, मुझे ऐसा कुछ बनना है कि मैं डायरेक्ट ऊपर से कुछ ना कुछ कमांड करूं। तो पहला विधानसभा का चुनाव 2014 में मैंने इंडिपेंडेंट चंद्रपुर से लड़ा।
2019 का लोकसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट अभी मैंने 2019 में लड़ा लोकसभा का। सभी लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या है लड़का, ये क्या अपना सा आदमी, ये क्या गुंडे बदमाश। सभी लोग मेरे को देखते थे, कोई तो बोलता तेरा मर्डर कर दूंगा, कोई तो बोलता मैं तेरा ये कर दूंगा, कोई तो बोलता मैं तेरा वो कर दूंगा। ये सभी बदमाश चल जाते थे। सभी को बोलता भैया तेरे को जो करना है वो आगे सामने में, तेरे में अगर दम है तो। सामने वाला इंसान अगर तलवार लेके आता है तो उसको उसके हाथ में फूलों की माला कैसे बननी चाहिए। ये जो कला है ये बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से हमें मिली है और उसी कलम के साथ मैं काम करता हूँ। और जो कॉलेज में मेरी पढ़ाई थी उस समय कई ऐसे बच्चे थे जो फीस से वंचित थे। 10वीं में भी ऐसी पोजीशन आती थी और स्कूली छात्र जीवन में भी यही चीजें आती थी। हम सभी बच्चे लोग पिताजी से 5-5 रुपए 2-2 रुपए इकट्ठा करते थे और कोई बच्चे का वर्ष खराब नहीं जाए, कोई साल खराब नहीं जाए तो हम लोग वो पैसे जमा करते थे। किताबें भी हमने फटी पुरानी यूज की है और आधा तो पेज गायब भी रहता था, वो पेज कभी हमने पढ़ा ही नहीं क्योंकि आधे बच्चे उसको कॉपी करके वो ले जाते थे। तो कपड़े भी वैसे मिलते थे, कभी पिताजी के फटे कपड़ों को हम लोग अल्टर करा के लगा लेते थे। आज जो हमारे कुछ लोग हैं ऐसे बुजुर्ग लोग आदमी मिलते हैं वो बोलते कि वो कुछ अल्टर करना है, कुछ काट के बना के देना है क्या। तो ऐसे दिन हमने बचपन में निकाले और हमको ऐसा लगा कि नहीं कुछ समाज के लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो मेरी इच्छा थी कि कोई संगठन से जुड़ जाओ, तो मैंने कई संगठनों में जुड़ने की बात की और कई संगठनों में जुड़ा। मैंने देखा जब मैं किसी निष्पक्ष आदमी के लिए तलवार बन रहा हूँ, उस इंसान के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस समय यदि मैं कोई बड़े मेरे संगठन के अधिकारी को फोन लगाता हूँ तो मैसेज था साहब पूजा में व्यस्त है, साहब नहा रहे हैं, साहब तो सोए हुए हैं। तो मन टूट जाता कि भाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं यहाँ, हम किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं यहाँ। और ये क्या संगठन है भाई, ऐसे संगठन को लात मार देना चाहिए। तो मैंने 1-2 संगठन के साथ काम करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि नहीं मेरा खुद का संगठन होना चाहिए, एक खुद की एक नींव हमने रखनी चाहिए। तो सोचा कि कहाँ से शुरुआत करूँ इसकी। तो मैं दिल्ली में हमारे एक बड़े भाई है उनकी तरफ जाकर इस संगठन को रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव मैंने रजिस्ट्रार के पास रखा। तो उन्होंने बोला ये कैसा नाम है, केंद्रीय मानव अधिकार संगठन, हम ऐसे नामों को पंजीयन नहीं कराएंगे। तो रजिस्ट्रार कार्यालय दिल्ली के अंदर गली गली के अंदर है, अलग अलग जोन बने हुए हैं। तो हमने फिर तिरुपति से इसका पंजीयन कराया और वो पंजीकरण हो गया, संगठन रजिस्टर्ड हुआ। सर ने जैसा बताया था कि फूलों की जो माला है उसका जो धागा है यदि अच्छा होगा तो माला बड़ी मजबूती रहेंगी। और किसी भी मजबूत खंडे में उसको डाल दो वो धागा कभी टूटेगा नहीं और फूल कभी बिखरेंगे नहीं। तो वैसे ही मैंने 1 चम्मच की सब्जी बनाई, 1 चम्मच की सब्जी बनाएंगे तो वो अच्छी रहेंगी और 24 घंटा या 2 दिन तक खराब नहीं होंगी। मगर वहां पे अगर 10 चम्मच लग जाएंगे तो सब्जी कभी भी खराब हो जाएंगी। इसलिए ये संगठन को मैं खुद लीड करता हूँ। इस संगठन का डेकोरम और इस संगठन का जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, वो खुद मैंने बनाया। संगठन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संगठन का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर में कई संशोधन मुझे करने थे क्योंकि काम करते समय बहुत दिक्कतें गई। बहुत सारे पुलिस वालों ने मुझे तकलीफ दी, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, कई लोगों ने तो मेरा खून करने की कोशिश की, कई बार मेरे पे हमले हुए, मगर फिर भी मैं निडर रहा। 14 साल से मैं मेरे परिवार से दूर रहा, बीवी से, बच्चे से। और आज भी मैं सोशल मीडिया में ना मेरी बीवी का फोटो डालता हूँ ना मेरे बच्चों का फोटो डालता हूँ क्योंकि मेरे पास तो उनका भी भविष्य है। मुझे ये नहीं लगता कि भैया मेरे पास मेरे परिवार के ऊपर कुछ आए, मगर आज मेरे परिवार भी सक्षम है। मेरी वाइफ भी घर में काम संभालती है अपना और मेरे ऑप्शन में भी वो अपने निर्णय ले सकती है, बच्चे भी मेरे ऑप्शन में निर्णय ले सकते हैं। जैसे बच्चों को भी मैंने सक्षम किया और इस संगठन के लिए मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ। इस संगठन में लाखों लोग आए और लाखों लोग चले गए। कोई लोगों ने तो राजीनामा दिया, कोई लोगों को तो मैंने खुद निकाला, कोई लोगों ने तो ऐसा लोग सोचा कि भैया ये जो संगठन है इसमें बहुत पैसा है और सोने के अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है ये रोज एक अंडा दे रहा है तो उसको नहीं लगता कि भैया मैं रोज के एक अंडे खाऊं, तो मुर्गी पूरी काट लूं। तो ऐसे कुछ लोगों ने क्या किया, केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के साथ रह के लोगों से छल कपट के पैसे कमाने का धंधा बनाया, लोगों से संगठन के नाम से पैसे ऐंठने का धंधा बनाया। तो ऐसे लोग जब मुझे पकड़े, ऐसे लोगों को जब मैंने पनिश किया, ऐसे लोगों को जब मैंने नोटिस दिया, तो ऐसे लोगों ने क्या किया, फिर पैसे तो लोगों से ले लिए थे, फिर केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन इस नाम से फर्जी धंधा शुरू कर दिया। किसी ने केंद्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा ऐसा करके किया।
तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आज भी गूगल में ब्रायन में अगर सर्च करेंगे गूगल इंजन पे तो सावधान चेतावनी ऐसा लिख के आता है, और कुछ लोगों के फोटोज भी आपको दिखेंगे यदि आप केंद्रीय मानवाधिकार ऐसा गूगल पे सर्च करते हो तो ऐसे लोगों ने लगा कि भाई संगठन में मैं दईवले काम कर रहा है, बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, बहुत पैसा, अगर आज मेरे पास करोड़ों रुपए रहते तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। आज मेरा नागपुर का ऑफिस वही है, आज मेरा दिल्ली का ऑफिस वही है, 21/313 त्रिलोकपुरी में। त्रिलोकपुरी भी एक झुग्गी बस्ती है, मेरा घर जो है बहुपेड़ में वो भी एक झुग्गी बस्ती है, और बस्ती के अंदर ही मैंने अभी मेरे घर पे ही मैं कार्यालय खोल रहा हूँ। मेरे घर पे ही मैं पूरा घर को तोड़ के एक हॉस्टल बना रहा हूँ। जो बच्चों को माँ बाप नहीं है, जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, ऐसे पूरे बच्चों का पालन पोषण का जिम्मा संगठन की तरफ से मैंने उठाया है। अभी अपने पास में करीब 20-25 बच्चे हैं, और बच्चों को हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और करीब उस कंस्ट्रक्शन का खर्चा 50 लाख के आसपास, 40 लाख के आसपास मुझे आने वाला है। मगर मैं कोई चीज की परवाह न करते हुए वो पूरा करूंगा, चाहे वो मेरा सपना हो, चाहे मेरे वो पिताजी का अधूरा सपना हो, वो भी पूरा करने के लिए सक्षम हूँ। लोग तो हंसते रहेंगे मेरे ऊपर, मैंने वो चीज नहीं सोची कि भाई हाथी होके बोले कुत्ते होके हजार, हाथी चले बाजार, तो ऐसी चीज मैंने रखी। और मेरा 2024 का लक्ष्य है कि इस देश के लोकतंत्र को और भारत के संविधान को बचाने के लिए अलग अलग धर्मों के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग कलर के करीब 500 लोगों को भारत के सांसद का एक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उनको खड़ा करूं। केंद्रीय मानवाधिकार पार्टी इस राजनीतिक दल का हमने 2021 में गठन किया। 2021 में कोविड स्टार्ट हो गया, तो 2 साल से इसे प्रलंबित रहा हमारा कार्य। तो हमने 5 नामों को अनुमोदित किया है केंद्रीय मानवाधिकार पार्टी, क्योंकि इसी नाम से मेरा दैनिक अखबार निकलता है, इसी नाम से मेरा साप्ताहिक अखबार निकलता है, इसी नाम से मेरा एक संगठन है, और इसी नाम से मैंने खुद का अपने चैनल भी बनाया हुआ है। तो हमने केंद्रीय मानवाधिकार पार्टी ये नाम अनुमोदित किया है। दूसरा नाम हमने दिया है सम्राट पार्टी, जो सम्राट अशोक का चक्र है, जिसके अंदर समता के साथ सभी लोगों को लेके चलने का कहा गया है। और तीसरा नाम है रेड ब्लू इंडिया पार्टी, नीला और लाल भारत, हमको देश को दिखाना है कि भाई भारत नीला और लाल कैसा होता है। तो इस तरीके का संकल्प हमने उठाया, और लोगों को संगठन में रह के परोपकारी कार्य कैसे किए जाए। कोई एक आईएएस अधिकारी के पास अगर हम जाते हैं, कोई बड़े अधिकारी के सामने अगर जाते हैं, तो कैसा अपना बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, हमने कैसा अपना प्रस्ताव वहां पे सबमिट करना चाहिए, और हम जो बोल रहे हैं, हम सिर्फ बैठे तो उसे समझने के लिए ये बंदा काय के लिए आए। ये स्क्रीन शॉट चीजों को सिखाने के लिए शिवचंद्र उज्जैनकर सर, कांकरिया सर, इन्होंने जूम मीटिंग का आयोजन किया। और हर मीटिंग को मैं रहता हूँ, भले ही मैं कहीं टूर में रहा, सुनते रहता हूँ। अगर मेरे को आवाज दिया जाता है कि सर कुछ बोलो, तो कुछ ना कुछ बोलने की इसके अंदर कोशिश करता हूँ। तो ये जो प्रवास है, ये जो सफर है, वो कभी संपने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, वो हमारा कंटिन्यू चलेगा। उसी के साथ हम लोगों ने अभी एपीए का निर्माण किया है। एपीए यानी अधिमान्यता पत्रकार आयोग, एक्रेडिटेशन प्रेस रिपोर्टर कमीशन, उसको दिल्ली से पंजीयन कराया गया। इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत 2078 इस पंजीयन का नंबर है, उसका पैन नंबर भी रजिस्टर हो चुका है। और ये संगठन पूरे पत्रकारों को, लोकशाही के चौथे आधार स्तंभों को बचाने का बीड़ा उस संगठन ने लिया है, जिसका मैं खुद फाउंडर, प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। इसके माध्यम से हम सोच रहे हैं कि गांव में बकरी चराने वाला बच्चा भी पत्रकार बन सकता है, क्योंकि देश में आजादी के पहले पत्रकारिता की कोई परिभाषा नहीं थी। उस समय कोई ऐसे अखबार नहीं थे, लोग रात भर कागज पे लिखते थे, और वो कागज एक गांव जाता था और 1000 लोगों को एक आदमी अपने आवाजों से घमंडी बताता था। वो उस समय का सच्चा पत्रकार था। तो वो पत्रकारिता को हमको आगे लेके चलना है। लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जाके बड़ी बड़ी मास कम्युनिकेशन की डिग्रियां लेने से ही पत्रकारिता होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कागजों में कोई पत्रकारिता होगी। पत्रकारिता ग्रास रूट लेवल की होती है, गांव की होती है, बस्ती की होती है, सोशल के विरुद्ध में आवाज उठाने वाली पत्रकारिता होती है। तो पत्रकारिता की कोई आयु सीमा नहीं होती है, पत्रकारिता का कोई एजुकेशन नहीं होता है, और पत्रकारिता का कोई नाम नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। उस पत्रकारिता को बचाने के लिए हम लोगों ने पत्रकारिता का एक कोर्स रखा हुआ है, जो कि मात्र 699 रुपए में कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है ऑनलाइन। 1-1 घंटे का क्लास रहेगा, 1 महीना तक चलेगा। ऑनलाइन ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगा जनरेट होके, ऑनलाइन ही उसको आई कार्ड मिलेगा जनरेट होके। जो पत्रकार खुद का पोर्टल खोलना चाहता है, खुद का पेपर चलाना चाहता है, उसको केंद्रीय मानवाधिकार संगठन बल देने को तैयार है। ऐसे पत्रकारों की फौज संगठन बनाने के लिए तैयार है। हमने जब संगठन में काम किया, तब हमारा कोई पेपर वाले ने छापा नहीं। कहता हूँ कि आप
एक इंसान एक ऐसा बने कि वो 1000 लोगों को लीड करे। तो संगठन की एक ताकत होती है, लकड़ी एक कोई भी तोड़ेगा, 10 लकड़ी तोड़े तो ताकत लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आदमी ऐसा सक्षम बने जो कलेक्टर के सामने खड़ा रहे, जो एसपी के सामने खड़ा रहे, बड़े से बड़े आला अधिकारी के सामने, हाईकोर्ट के जज के सामने खड़ा रहे। उसको आईपीसी आनी चाहिए, उसको महाराष्ट्र पुलिस कायदा सीआरपीसी आना चाहिए, उसको सभी कायदों पर ध्यान होना चाहिए। और कागज में ले लेके रट्टा बोलने वाले इंसानों की जगह हम लोग ऐसे कुछ वक्ताओं को पैदा कर रहे हैं कि जो हमारा कैडर का काम आगे लेके चले। मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है चंद्रपुर, वहां मैंने करीब करीब 1000 लोगों को तैयार किया है, 1000 लड़के लड़कियां पूरा कैडर है। और 2024 में मेरा ऐसा इच्छा है कि मैं 10,000 लोगों तक पहुंचूं और 2,000 लोगों को लेके एक लोकशाही के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए सांसद तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अकेला तो चल रहा हूँ, 500 लोगों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 500 में से 10 भी चुन के लाऊं तो मेरे से मिल जाएंगे। एक भी चुन के लाओ तो पार्लियामेंट में कार्यालय खुलेगा। एक गोवा में नगर सेवक चुन के लाऊंगा तो गोवा के नगर पालिका में मेरा कार्यालय खुलेगा। एक बोदवड़ के ग्राम पंचायत में भी अगर एक ग्राम पंचायत का सदस्य चुन के लाओ, या ग्राम पंचायत में कार्यालय खुलेगा। एक आमदार भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुन के लाओ तो मंत्रालय के अंदर मुझे कार्यालय मिलेगा। ऐसी अपने संगठन का अभी इस सामने का स्टेट संगठन चलाते हुए काम कर रहे हैं, अखबार चलाते हुए काम कर रहे हैं, टीवी चैनल चला के काम कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का भी निर्माण हमने किया। मगर क्या हो रहा है, बार बार बात कहाँ पे आती है, मंत्रालय पे, बार बार बात कहाँ पे आती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री पे। तो जब तक हम लोग सेंट्रल मिनिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हमारे आवाज को वहां नहीं बताएंगे, तब तक हम लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। सिर्फ वही लोग जो 25 साल से 30 साल से बड़े बड़े नेताओं के पैर चेपते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े धर्मों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो लोग वोट इकट्ठा करते हैं, मैं चाहता हूँ कि अच्छी सड़कें, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, उसके नाम पे एक यंगेस्ट कैडर खड़ा हो जाए जो कि 21 साल का हो, 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का हो, और वो इस लोक सेवा के लिए सामने आए। इसके लिए वो एक कैडर चल रहा है। उसी के साथ पत्रकारिता में जो न्यूज एंकर बनना चाहते हैं, जो आरजे बनना चाहते हैं, जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, ऐसे लड़का लड़कियों को हम प्रशिक्षण देकर हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हम हर जगह पे शुरू करने वाले हैं। जैसे हमने बोला कि लवाद की बात की, तो हम लवाद कोर्ट खोलेंगे यहाँ बोलगढ़ के अंदर। लवाद न्यायालय अपने बॉडी लैंग्वेज में, हमारे रहन सहन से लेकर हर चीज का प्रेजेंटेशन होता है। भाई क्योंकि उठ के चले गए, मैं ह्यूमन राइट्स का तालुका का अध्यक्ष हूँ ना, ऐसा एक ड्रेस कोड बनना चाहिए। शेविंग, अरे नहीं शेविंग करते तो दाढ़ी बढ़ाओ, कैसे भी गुड लुक हो आपका, एक आपकी छवि, एक पहचान हो। मैं रेबन का गॉगल, ये मेरी पहचान है। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ये मेरी पहचान है। या फिर सदरा पैजामा, मेरे को 100 लोगों में कोई बोलेगा नहीं ये देवल साहब होंगे, तो ये कोई अपनी छाप बने। तो इसी अपनी छाप होनी चाहिए। और मैं तो रोज रात को एक किताब पढ़ के सोता हूँ, आप नहीं भी किताब पढ़ के सोते हो, गूगल में बहुत सारे, गूगल इंजन में बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, तो थोड़ा बहुत तो भी आपने सीखना चाहिए। नहीं कुछ सीआरपीसी सीखो, नहीं कुछ तो आईपीसी सीखो, नहीं कुछ तो 1993 मानव अधिकार अधिनियम, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसको सर्च करो। उसकी किताबें आपको मार्केट में मिलती है, नहीं मिलेंगी तो हम आपको देने को तैयार है। तो थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि आप अगर किसी के भी सामने प्रेजेंटेशन लेंगे, वो पहले अधिकारी आपको इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन पुलिस डिपार्टमेंट करता है। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जेल के अंदर होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ग्रामीण गांव के अंदर होता है। चांगले लोक संघटनेत सर्वांनी जोडलेले आहे। संघटनेचा मानस सांगितल्याप्रमाणे 2 लाखाचे 20 लाख लोक जोडण्याचा आहे, पण संघटनेचा मानस सत्तेत जाण्याचा सुद्धा आहे। आणि सत्तेत जाऊन सत्तेचं समीकरण बाबासाहेबांनी दिलेल्या पेनीने करायचं आहे। त्यासाठी आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद बळची गरज आहे। तर आपण सर्व माझ्या पाठीशी असाल असं मला वाटतं, आणि आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने नक्कीच पुढच्या लोकसभेत, विधानसभेत किंवा नगरपालिकेत, ग्रामपंचायत खाता खोलू अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। माझ्या वाणीला इथंच विराम देतो। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो आपल्या सर्वांना। आणि शाहू महाराजांना अभिवादन करून, त्यांना शतशत नमन करून आपल्या वाणीला इथेच विराम देतो। जय हिंद। आणि आपण आजच्या कार्यक्रमाला उत्तर महाराष्ट्र संघटन सचिव बाबाजी राठोड सर, जळगाव जिल्हा सचिव सन्माननीय प्राध्यापक राजकुमार तांत्रे सर, जळगाव जिल्हा महासचिव पिंकी चौधरी, जळगाव जिल्हा संघटक मित्र
प्राध्यापक विजय माळी सर, सहसचिव डॉक्टर प्रशांतजी भटकुलकर सर आणि KMTV जे केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे KMTV लॉन्च झालं मागील वर्षी, त्याचे सहसंचालक जे आहेत प्रशांतजी आरे सर, सन्माननीय सर्व सहकारी आणि त्याचप्रमाणे बोदर तालुका अध्यक्ष म्हणजे मित्र विजय सुरपाटी सर, संघटन सचिव आदरणीय पुरुषोत्तमजी पाटील, सचिव आपले मोजे सरजी, त्याचप्रमाणे कोषाध्यक्ष माझे मित्र रामचंद्र वाजवे सर आणि मुक्ताईनगर तालुका संघटन सचिव आमचे मित्र आणि विद्यार्थी विनोद खराटे सर आणि आपल्या बोदवड तालुका कार्यकारिणीतील खऱ्या अर्थाने जळगाव जिल्हा सल्लागार जे आहेत मार्गदर्शक जे आहेत प्राचार्य सुरेश वराडे सरजी आणि अजून बोदर कार्यकारिणीतील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि बुलढाण्याहून खास आणि खऱ्या अर्थाने अमरावती विभाग कार्याध्यक्ष जे आहेत ऍडव्होकेट विजय कुमार कसबे साहेब, त्याचबरोबर बुलढाणे त्याच्यानंतर बुलढाणा जिल्हा उपाध्यक्ष मनोहरजी पवार सर, प्राचार्य शेळके साहेब, बुलढाणा जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख आदरणीय बबनराव महामने, सर्व मान्यवरांचा मी मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि या ठिकाणी आपल्याला त्या मान्यवरांना काही पुरस्कार सुद्धा इथं वितरित करायचे आहेत, कारण उद्या कार्यक्रम मला जो मानद डॉक्टरेट मिळाली आहे ग्लोबल पीस युनिव्हर्सिटी अमेरिकेची सरांनी कार्यक्रम मॅक्सिस पुरस्कार विजेत्या पद्मश्री निलिमाताई मिश्रा, बहादरपूर तालुका. शब्दांच्या गाठीभेटी शब्दांनी जखमा होतात आणि शब्दांनीच फुंकार होते. याच न्यायानं आज आपण शब्दांनी आपण समाजाचं देणं लागतो या नात्यानं आपण इथं जोडले गेलो आणि या कार्यामध्ये मला कुठेतरी पुरस्कार देऊन माझी जबाबदारी वाढवली याबद्दल मी सरांचं अतिशय अभिनंदन करतो आणि दिलेली जबाबदारी मी अतिशय चोखपणे पार पडेल एवढी हमी देतो. आपण सगळ्यांनी मला जे सहकार्य केलं एवढ्याच काळात आपण संघटनेमध्ये काम करणारा सर्व लोक जमलेले आहे. प्रत्येकाचं असं वाटतं की आपल्याला बोलता यावं, काहीतरी म्हणून व्यक्त करता यावं, पण टायमाचं आपल्याला बंधन असल्यामुळे बरेचसा आपण जास्त बोलू शकत नाही. आपल्या ह्या महाराष्ट्रात नाही पूर्ण देशावरती विदर्भाचं जर म्हटलं तर खरोखर पुरा आभार आहे. कारण प्रत्येक व्यक्ती ही विदर्भातून घडली गेलेली आहे. संत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, जिजामाता या देशावरती राज करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म दिलेल्यासाठी जिजामाता ज्या विदर्भात जन्माला आल्या, तुकडोजी महाराजांनी पूर्ण देश पिंजून काढला, संतती शिकवण दिली, गाडगे महाराजांनी पूर्ण देश स्वच्छ केला, ते गाडगे महाराज सुद्धा विदर्भातून आले आणि आज पूर्ण भारताच्या या पूर्ण संघटनेवरती केंद्रीय मानव अधिकार संघटना आहे, त्या संघटनेवरती सुद्धा आज विदर्भातलीच व्यक्ती तिथे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम करते. याबद्दल मला माझ्या महाराष्ट्राबद्दल फार फार आणि अशा या संघटनेमध्ये काम करण्याची जी मला संधी प्राप्त झाली, ती संधी प्राप्त करून देण्यासाठी उच्चंकर सरांनी मला जोड बोलवलं, त्याबद्दल प्रथम क्रमांकाने मी त्यांचा आभारी आहे.